इस एपिसोड को समझने के लिए पिछला एपिसोड जरूर देखें। अंश अनामिका की आंखों में देखते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। और अब नो क्वेश्चन स्वीटहार्ट बोलकर अंश फिर से उसके सिर को सहलाने लगा। अनामिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखें बंद होते ही अंश की काली गहरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गए। वहीं एक बड़े से बंगले में बने हॉल में सोफे पर एक लड़का बैठा कुछ सोच रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आई और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, अब तो हमने अपना बदला ले लिया, फिर तुम इतने उदास क्यों हो। उस लड़के ने झटके से उस लड़की को गोद में खींच लिया और शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, सही कहानी, मैंने अपना बदला अंश राठौर से ले लिया, उसकी बीवी को मारकर, बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ईशानी भी उस लड़के के साथ हंसने लगी। तभी अचानक से डोरबेल बजी। ईशानी और वो लड़का, जो कोई और नहीं आशुतोष था, दोनों ही चौंक गए। ईशानी आशुतोष की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, इस वक्त कौन हो सकता है। आशुतोष भी समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। वो कुछ कर पाते। डोर एक झटके से टूट गया और ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग जबरदस्ती उसके घर पर घुस गए और वो दोनों कुछ समझ पाते। ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे आदमी उनके पास आ गए और उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट करते हुए एक बॉडीगार्ड अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, होशियारी करने की कोशिश मत करना, चुपचाप हमारे साथ चलो, और अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हमारे बॉस का ऑर्डर है तुम दोनों को ही मार देने का। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने आदमी की धमकी सुनकर आशुतोष और ईशानी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। लेकिन उससे ज़्यादा जो ईशानी को परेशान करने वाली बात थी वो ये थी कि ये जितने भी आदमी हैं सब अंश के हैं, तो उसने उसे मारने का ऑर्डर कैसे दे दिया, क्योंकि वो तो उसकी बहन है। ईशानी खड़े खड़े यही सब सोच रही थी। तभी उन बॉडीगार्ड में से दो लड़कियां आगे आईं और उन दोनों ने ईशानी का एक ही हाथ कसकर पकड़ लिया। ईशानी गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ईशानी राठौर का हाथ पकड़ने की। उसे इतना बोलते ही उन दोनों में से एक लड़की ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ईशानी का गाल एक तरफ झुक गया। वो अपने गाल पर हाथ रख के गुस्से में कुछ अपनी जलती निगाहों से उस लड़की को घूरने लगी जिसने उसे थप्पड़ मारने की जरूरत की थी। ईशानी आगे कुछ बोलती या चिल्लाती, दूसरी लड़की ने भी उसके दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ईशानी दर्द और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन से चिल्ला उठी, लेकिन उसके चिल्लाने का किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दोनों लड़कियां लगभग उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। और बाकी के कुछ बॉडीगार्ड ने आशुतोष को पकड़ लिया और बाकी बॉडीगार्ड उसके घर में रखे सामान को तोड़ने लगे। 3 दिन बाद अनामिका अभी भी हॉस्पिटल में अपने बेड पर बैठी हुई मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। डॉक्टर ने तो उसे कब का डिस्चार्ज कर दिया था और अब वो बिल्कुल ठीक भी हो गई थी। लेकिन अंश था जो अनामिका को हॉस्पिटल से जाने के लिए भी नहीं कह रहा था और ना ही उसे बेड से उतरने दे रहा था। अब अनामिका को काफ़ी झुंझलाहट हो रही थी। वो बेड पर बैठी अभी यही सब सोच रही थी, तभी उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी। कदमों की आहट सुनकर अनामिका समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि अंश है। अनामिका ने जल्दी से मैगजीन को रखा और बेड पर लेटकर जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। कुछ मिनट बाद उसे बोर्ड का दरवाज़ा खुला और अंदर अंश आया। उसके हाथ में मेडिसिन और सूप का बाउल था। अंश बेड के पास आया और अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को स्टूल पर रख दिया और धीरे से अनामिका का ब्लैंकेट उसके सर से उठाते हुए बोला, स्वीटहार्ट उठो और मेडिसिन खाओ। अनामिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अंश ने होठों पर एक सातिर मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से अपने होठों को उसके कान के पास लाया और फुसफुसाते हुए बोला, स्वीटहार्ट, अगर 2 मिनट के अंदर नहीं उठी। अंश अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अनामिका जल्दी से उठकर बैठ गई और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, मैं तो उठ गई, बोलकर वो हंसने लगी। अंश पर उसकी हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड गर्ल, बोलकर अंश ने जैसे ही सूप का बाउल उठाया, अनामिका
जल्दी से उसे मना करते हुए अपना भोला चेहरा बनाकर बोली, अंश मुझे नहीं पीना ये सूप, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। वो किसी छोटी बच्ची की तरह अंश से जिद करने लगी। अंश जो मुस्कुरा रहा था, अचानक ही वह उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो सख्त लहजे में अनामिका को डांटते हुए बोला, जब तक तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। अंश की डांट सुनकर अनामिका का मुंह बन गया और वो मुंह फुलाकर अंश से बोली, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रहे हो, मुझे अपने घर जाना है। अनामिका की जिद देखकर अंश उसको ताने मारते हुए बोला, हाँ स्वीटहार्ट, ताकि कोई तुम्हें फिर से कॉल करे, और तुम बिना बताए पिछली बार तो पाइप से नीचे उतर गई थी और इस बार टेरिस से नीचे कूद जाना, और फिर मुझे नहीं लगता दोबारा तुम्हें कभी कूदने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कूदने के लिए इंसान का होना भी ज़रूरी है, और ऊपर से नीचे कूदकर तो तुम्हारी सारी हड्डियां ही टूट जाएंगी। अंश की बात सुनकर अनामिका गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, और जब तुम्हारे जैसा पति हो ना तो कूदने की क्या ज़रूरत है, तुम टोंट मार मार कर ही उसे जान से मार दोगे। जब से हॉस्पिटल आई हूँ तब से बस सुनाए ही जा रहे हो। मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था और तुम्हें बताना भी चाहिए था, लेकिन मैंने सॉरी बोल देना, अब तो माफ़ कर दो। अनामिका की बात सुनकर अंश ने उसे ऐसे देखा जैसे उससे कुछ कहना चाहता है, अगर तुम ऐसे माफ़ी मांगोगी तो मैं क्या तुम्हें कोई भी माफ़ नहीं करेगा। अंश ने अनामिका को घूरा और अपनी आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा, स्वीट हार्ट, तो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? अनामिका गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, अंश मैं तुमसे कब से माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ़ी नहीं कर रहे हो। अब अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मैं हमेशा के लिए तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अंश जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, अनामिका की बात सुनकर उसके चेहरे पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अनामिका का चेहरा अपने करीब करके दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देख कर बोला, तुम क्या, अगर कोई भी आ जाए तब भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता कोई भी, समझी तुम? अंश की बात सुनकर अनामिका हंसते हुए उससे बोली, अच्छा जी अंश, मत भूलो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ महीनों में हमारे बच्चे आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? अंश उसी तरह अनामिका की आंखों में देखते हुए बोला, कहा ना स्वीटहार्ट, कोई नहीं आ सकता, ना कोई बच्चा और ना ही कोई और। अंश की सीरियसनेस को देखकर एक पल के लिए अनामिका भी डर गई, क्योंकि अंश की आंखों में उसे किसी भी प्रकार का कोई मजाक नजर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए उसका वो जुनून था। अनामिका कुछ पल के लिए जैसे फ्रीज ही हो गई थी, उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। तभी अंश ने अपने हाथ में पकड़े सूप से एक चम्मच सूप अनामिका का मुंह खोलकर उसके मुंह में डाल दिया। तब जाकर अनामिका जैसे नींद से जागी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, इस बार ना ही उसने उस पर गुस्सा किया और ना ही कोई नखरा। उसने चुपचाप सूप पी लिया और उसके बाद मेडिसिन भी चुपचाप ले ली। जिस मेडिसिन को खिलाने के लिए अंश के पसीने छूट जाते थे, आज अनामिका ने उसे आने के लिए बहुत आसानी से ले लिया। पता नहीं ये अंश का डर था या फिर कुछ और। दूसरी तरफ ठीक उसी समय वहां से मीलों दूर जंगल के बीच कई एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा मैदान 10 फीट की दीवारों से घिरा हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसके आर पार नहीं हो सकता था। ये मैदान किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या जंगलों में कई किलोमीटर दूर था। ना वहाँ पर कोई शहर था और ना ही कोई गांव। हालांकि अभी सर्दी का हल्का मौसम चल रहा था, जिस वजह से कभी कभी ठंडी हवा चल जाती, लेकिन ज़्यादातर वहाँ धूप ही रहती और धूप में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। ये मैदान किसी सजा से कम नहीं था और यहाँ काम करना किसी नर्क से कम नहीं था। वहाँ कई लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, तो कुछ लोग क्रिमिनल ग्राम बैकग्राउंड के थे। लेकिन सभी में एक बात कॉमन थी, यहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने किसी न किसी वजह से अंश राठौर को चीट किया था या कोई ऐसी गलती की थी जिसकी अंश राठौर की नज़र में कोई माफ़ी नहीं थी, और इसी वजह से उन्हें सजा के तौर पर यहाँ कैद कर दिया जाता।
पहले तो उन लोगों को जिन्होंने अंश राठौर को चीट करने की कोशिश की है, पहले उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता और उसके बाद उन्हें यहाँ पर कैद कर दिया जाता। इस बड़े से मैदान की खुदाई करने के लिए उसी मैदान में आदित्य और सार्थक भी थे, जिन्हें पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और उसके बाद उन्हें भी यहाँ सबके साथ छोड़ दिया गया। खुदाई करने के लिए एक लड़का जिसने फटे हुए से कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर काफ़ी दाने भी थे, जो कोई और नहीं बल्कि आदित्य शर्मा था। हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला आदित्य, हमेशा स्टाइल में रहने वाला, आज खेत में खुदाई कर रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से बिल्कुल सन गए थे और उसका चेहरा धूप में बिल्कुल काला पड़ गया था और माथे से पसीना टप टप करके चू रहा था। और वहीं उसके बगल में सार्थक था, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए 2 सेकंड के लिए दोनों ने ही अपना काम रोक दिया और कुछ मिनट के लिए आराम करने लगे। उन दोनों ने जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा फावड़ा ज़मीन पर रखा, उन दोनों के पास जो उन सभी पर निगरानी रख रहे थे, उनमें से 2 बॉडीगार्ड उनके पास आए और चिल्लाते हुए उससे बोले, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ और अगर अब तुम दोनों ने ज़रा भी काम में लापरवाही करने की कोशिश की तो तुम दोनों का आज ही खाना कैंसिल हो जाएगा। और उस आदमी की बात सुनकर आदित्य और सार्थक दोनों ही डर गए। खाने के दम पर ही तो दोनों जिंदा थे, भले ही वो खाना कितना ही बेस्वाद क्यों ना हो, लेकिन खाना तो खाना था। धमकी सुनकर दोनों ने जल्दी से अपना फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगे। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ पड़ी। दोनों ने चौंक कर कुछ दूरी पर खड़ी लड़की को देखा, जिसने ब्लू कलर का गंदा सा टॉप जिस पर मिट्टी लगी हुई थी और वाइट कलर की पैंट, वो भी बिल्कुल मिट्टी से सनी हुई थी, जिसमें वो लड़की बहुत गंदी दिख रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद उस लड़की के चेहरे पर बहुत ज़्यादा घमंड और गुस्सा था। लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए अपने सामने खड़ी औरत से बोली, जो उसे काम करने के लिए बोल रही थी, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। अगर मेरे भाई को पता चला तुम्हारे बारे में कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अंडरस्टूड। उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैदान में जितने भी लोग काम कर रहे थे, सबके हाथ रुक गए और सब लोग घूर घूर कर उस लड़की को देखने लगे। उस लड़की की बात वो औरत पहले तो धीरे से हंसी और फिर गुस्से में उस लड़की को घूरते हुए बोली, ए लड़की, चुपचाप अपना काम कर। लड़की गुस्से में उसकी तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम जानती नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, ईशानी राठौर, अंश राठौर की बहन। ईशानी को तो लगा था कि उसकी धमकी सुनकर वो औरत डर जाएगी, लेकिन उस औरत के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसे थोड़ा भी डर है, बल्कि उसने गुस्से में एक थप्पड़ ईशानी के गाल पर जड़ दिया और उसके बालों को पकड़कर बेरहमी से खींचकर चिल्लाते हुए बोली, लड़की, बोला ना, आवाज़ नीचे रख और चुपचाप काम कर। यहाँ जितने भी लोग देख रही है ना, ये भी पहले यही बोलते थे और आज भी कैसे चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तू भी कर। बोलकर वो औरत वहाँ से जाने लगी। अचानक कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए और वह मुस्कुराते हुए ईशानी के पास आई। ईशानी कुछ समझ पाती या कुछ उस औरत ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे मिट्टी में गिरा दिया और हंसते हुए बोली, अभी तक जो अपने चेहरे पर इतना मेकअप लगाया है ना खूबसूरत दिखने के लिए, अब मिट्टी का मेकअप लगाना। बोलकर उस औरत ने बाकी लोगों को देखा जो ईशानी की तरफ देख रहे थे। औरत चिल्लाकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, अगर खाना चाहिए तो जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ। बोलकर वो औरत बाकी लोगों को देखने लगी। ईशानी गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गई। उसे वहाँ से जबरदस्ती लाकर यहाँ कैद किया दिया गया था और आशुतोष के साथ क्या हुआ ये उसे पता नहीं, क्योंकि यहाँ लाने से पहले ही उन दोनों को ही अलग कर दिया गया था। पहले 3 दिन उसे बंद कमरे में रखा गया और आज उसे इस मैदान की खुदाई करने का बोला गया, जिससे ईशानी गुस्से में पागल हो गई। जाहिर सी बात है, हमेशा प्रिंसेस की तरह रहने वाली ईशानी, जिसने आज तक कभी कोई काम नहीं किया था, उसे कोई काम करने को बोलेगा वो इतनी जल्दी कैसे कर लेगी। और वहीं आदित्य ईशानी को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए सार्थक से बोला, ये नया बकरा कौन है और इसने क्या किया। आदित्य की बात सुनकर सार्थक ने उसे देखा और सातिर तरीके से मुस्कुराते बोला, बकरा नहीं बकरी,
अंश राठौर की छोटी बहन ईशानी राठौर, और अब यही हमें यहाँ से निकालेगी, बोलकर कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था जरूर उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। सार्थक की बात सुनकर आदित्य ने एक बार फिर ईशानी की तरफ देखा, जिसकी हालत देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये अंश राठौर की बहन है या कभी राठौर मैंसन में रही भी होगी। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे और चेहरे पर कोई मेकअप न होने की वजह से उसका चेहरा काफ़ी भद्दा लग रहा था। आदित्य ईशानी की तरफ देखकर सार्थक से हंसते हुए बोला, इसकी शक्ल देखकर लग रहा है ये ईशानी राठौर है। मुझे तो ये कोई सड़क पर भीख मांगने वाली भिखारी लगती है, बोलकर आदित्य जोर से हंस पड़ा। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। ईशानी भी उसे अपनी अजीब नज़रों से देखता देखकर समझ गई कि वो दोनों ज़रूर उस पर ही कमेंट कर रहे हैं। ईशानी गुस्से में आदित्य के पास आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आदित्य को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसे समझ आया तो गुस्से में उसने भी एक जोरदार थप्पड़ ईशानी के गाल पर जड़ दिया। ईशानी बुरी तरह चौंक गई, लेकिन फिर उसने गुस्से में आदित्य का कॉलर पकड़ लिया। आदित्य भी उससे कम नहीं था, उसने भी गुस्से में ईशानी के बालों को पकड़ लिया। दोनों ही चूहे बिल्ली की तरह लड़े जा रहे थे। उस मैदान में जितने भी लोग काम कर रहे थे, सब लोग अपना काम रोककर उन दोनों की तरफ देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने उस आदमी को उनकी तरफ आते देखा तो सब लोग जल्दी से फिर से अपने अपने काम करने लगे। दो बॉडीगार्ड जल्दी से उन दोनों के पास आए और उन दोनों को एक दूसरे से छुड़ाने लगे, लेकिन दोनों में से एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल करके उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। ईशानी और आदित्य अभी भी एक दूसरे को अपनी जलती निगाहों से देखे जा रहे थे। ईशानी फिर से लड़ाई न लड़े, उसे वहीं बने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और आदित्य को जितना उसका काम था उससे भी ज़्यादा उसे और भी करने को दे दिया गया, जिससे उसे और भी ज़्यादा ईशानी पर गुस्सा आने लगा और वो मन ही मन खुद से बोला, अंश राठौर न सही, अब उसकी बहन से अच्छे से बदला लूँगा। हॉस्पिटल। अंश अनामिका के पास बेड पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। वहीं अनामिका बोरियत से मैगजीन के पन्नों को पलट रही थी। इससे अच्छा तो घर पर थी, कम से कम इतना बोर तो नहीं होती थी। अनामिका मन ही मन खुद से बोल रही थी। तभी उसकी नज़र अंश पर गई, जो बिना एक्सप्रेशन के अपना फ़ोन चला रहा था। ये देखकर अनामिका की दोनों भौहें आपस में सिकुड़ गईं। अनामिका मन में बोली, आखिर अंश फ़ोन में ऐसा क्या देख रहा है। सोचकर उसने बड़ी फुर्ती से अंश के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया। उसकी इस हरकत पर अंश ने उसे गुस्से से देखा। स्वीटहार्ट, तुमने कुछ ज़्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई है, बोलकर उसने अपना फ़ोन वापस ले लिया। अनामिका मुंह बनाते हुए बोली, अंश, हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो, मुझसे तुमसे ज़्यादा हिम्मत है। अनामिका की बात सुनकर अंश ने उसे अजीब नज़रों से देखा और बोला, वो तो पता चल ही गया कि तुम्हें कितनी हिम्मत है, बोलकर अंश अनामिका के बाल को उसके कान के पीछे कर दिया। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। अंश बोला, वेल लीव इट ऑल एंड यू रेस्ट, बोलकर अंश ने अनामिका के फोrehead पर किस की और वार्ड से बाहर निकल गया। बाहर आकर अंश ने कॉल पिक की। हाँ बोलो, दूसरी तरफ से जेनी की आवाज़ आई। हेलो बॉस, ईशानी मैडम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं और उनकी पूरी बॉडी, यानी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अंश ने उसकी बात बीच में काट दी और अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, दोबारा किसी फालतू बात के लिए मुझे कॉल मत करना। और रही बात ईशानी की, तो उसने एक गलती की है जिसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी, बोलकर अंश ने फ़ोन कट कर दिया और अपनी दोनों आंखों को बंद करके धीरे से अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, ईशानी हो या कोई और, जो भी मेरी स्वीटहार्ट को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा, बोलकर उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही पीछे पलटा, उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधे बिना एक्सप्रेशन के उसे देख रही थी। अनामिका अंश का चेहरा देखते हुए बोली, अंश, क्या किया तुमने ईशानी के साथ। अंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अनामिका के पास आकर धीरे से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, स्वीटहार्ट, यू आर सो इनोसेंट। अनामिका हैरानी से अंश की आंखों में देखने लगी। अंश ने उसके एक गाल पर हाथ रखा
और हल्के से टेप करते बोला, देखकर अनदेखा करने की तुम्हारी आदत हो गई है स्वीटहार्ट, अंश राठौर की नहीं। अंश की बात सुनकर अनामिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने डरते हुए अंश से पूछा, इसका मतलब तुमने वो? तभी अंश उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ स्वीटहार्ट। बोलकर अंश कुछ सेकंड रुका और अचानक से अनामिका की कमर को पकड़कर उसने उसे करीब कर लिया और अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, स्वीटहार्ट, एक बार फिर से तुमने मुझसे सच छुपाने की कोशिश की, जिसकी पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी था। अंश की बातें और उसके एक्सप्रेशन देखकर अनामिका की पूरी बॉडी डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछा, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट अंश? तुम जानते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी अंश अनामिका के दोनों गालों को अपने हाथ में भरकर उसकी आंखों में देखते बोला, स्वीटहार्ट, लेकिन पनिशमेंट देना ज़रूरी था ताकि तुम दोबारा गलती करने से पहले 1000 बार सोचो। कहते हुए अंश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। अबीर विला। अवंतिका बहुत ज़्यादा परेशान थी। 3 दिनों से ईशानी का कोई पता नहीं था। अवंतिका प्रदीप से चिल्लाकर रोते हुए बोलती है, आप क्या कर रहे हैं? 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक हमारी बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। प्रदीप अवंतिका के कंधे पर हाथ रखकर उनको शांत करवाते हुए बोला, देखो अवंतिका, ईशानी कोई छोटी बच्ची नहीं है और ये पहली बार तो हुआ नहीं, इससे पहले भी ईशानी कई बार गायब हो चुकी है। तभी आर्यन हॉल में आते बोला, मॉम, मैंने हर तरफ सिस को ढूंढा, लेकिन यहाँ तक कि उनके फ्रेंड से पूछा, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्यन की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। तभी अबीर सीढ़ियों से नीचे आते हुए सबसे बोला, मैंने भी ट्राई किया लेकिन ईशानी का कहीं पता नहीं चल रहा। तभी मिस्टी कुछ सोचते हुए सबसे बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशानी घर छोड़कर भाग गई। मिस्टी की बात सुनकर सब लोग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे। यह देखकर मिस्टी ने अपना इनोसेंट चेहरा बना लिया और धीरे से बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। मिस्टी की बात सुनकर अबीर गुस्से में उससे बोला, मिस्टी, तुम अपने रूम में जाओ। मिस्टी मुंह बनाते हुए अबीर से बोली, लेकिन अबीर, मैं क्यों जाऊं? इस बार अबीर गुस्से में अपनी तेज आवाज़ में चिल्लाकर उससे बोला, मैंने कहा ना मिस्टी, अपने रूम में जाओ। अबीर की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मिस्टी को आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अबीर को मिस्टी के आंसू देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस वक्त उसे ईशानी की चिंता थी, क्योंकि वो चाहे कैसी भी हो लेकिन उसकी बहन थी। अबीर ने अपना फ़ोन निकालकर आगरे को कॉल किया और वहाँ से निकल गया। आगरे, जो रागनी के कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था, जब उसने अबीर की कॉल देखी तो वो 1 मिनट के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से कॉल की। अबीर घबराते हुए बोला, आगरे, ईशानी को कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ईशानी के गायब होने की बात सुनकर आगरे कंफ्यूज हो गया और बोला, पता नहीं चल रहा? क्या मतलब? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होंगी या फिर कोई प्लान कर रही होंगी। अबीर कुछ सोचते हुए आगरे से बोला, अगर ऐसा होता तो मेरे आदमी मुझे बताते, लेकिन बात कुछ और है। पहले अनामिका भाई पर गोली चली और उसके बाद अब ईशानी का गायब होना। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अंश भाई हैं। आगरे इस्माइल करते हुए बोला, तब तो हमारे बोलने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये भी तुम जानते हो बॉस कि बॉस अनामिका मैडम के लिए कितना पजेसिव हैं। उन पर एक छोटी सी भी खरोच आ जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यूँ तो ईशानी मैडम ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश भी की है। अब तो उन्हें बॉस के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, खुद भगवान भी नहीं। आगरे की बात सुनकर अबीर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन जो भी हो, ईशानी राठौर परिवार की बेटी है और हमारी बहन। वो चाहे कैसी भी हो लेकिन हमारी बहन है। अबीर की बात सुनकर आगरे बोला, लेकिन बॉस के लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ अनामिका मैडम है, और मुझे नहीं लगता कि बॉस इतनी आसानी से ईशानी मैडम को माफ़ करेंगे। वहीं उस पेड़ से मैदान में जेनी ईशानी के कमरे में आई। ईशानी गुस्से में अपने पैरों से ज़मीन की मिट्टी को खोद रही थी। जेनी अपनी खतरनाक आवाज़ में उससे बोली, तुम्हारा आराम करने का टाइम ख़त्म हुआ, अब चलो जल्दी से अपना काम पर लग जाओ। जेनी का ऑर्डर सुनकर ईशानी के पैर रुक गए और उसने गुस्से में जेनी को देखा और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम ईशानी राठौर को ऑर्डर दे रही हो?
जैनी हल्के से मुस्कुराई और फिर ईशानी के पास आकर उसने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, आवाज़ नीचे। पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ, चल और चलकर काम कर। बोलकर जैनी गुस्से में ईशानी को खींचते हुए उसी मैदान में लाई और ज़मीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, चल अब चुपचाप काम कर। बोलकर वहाँ से चली गई। ईशानी गुस्से में जेनी को देख रही थी। जहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने आवाज़ उठाकर बात करने की, और वहीं एक भद्दी सी बेकार नौकरानी ना सिर्फ उसे ऑर्डर दे रही थी बल्कि उसके साथ मारपीट भी कर रही थी। ये बात ईशानी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ कर वो इतना तो जान गई, जिस किसी ने भी उसके साथ ऐसा किया है, ये बाकी लोगों को कैद किया है, वो काफ़ी पावरफुल इंसान है। और अब ईशानी उस आदमी से मिलने का प्लान बना रही थी, क्योंकि जो इंसान ईशानी राठौर और इतने बड़े बड़े लोगों को यहाँ कैद कर सकता है, वो इंसान क्या नहीं कर सकता। और अगर एक बार वो इंसान उसके झांसे में आ गया तो वो आसानी से अपना बदला ले सकती है। ये सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं जब फावड़ा चला रहे आदित्य ने ईशानी को देखा तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। जब सार्थक ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखा तो बोला, भाई क्या करने का इरादा है? आदित्य ईशानी की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, देखता जा अब मैं अंश राठौर से कैसे बदला लेता हूँ। सार्थक भी हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं अबीर विला में अविनाश जी ने फ़ोन करके अंश को जल्द से जल्द आने को कहा, लेकिन अंश ने उन्हें साफ मना कर दिया। लेकिन निर्मला जी के कहने पर वो आने को तैयार हो गया। अंश अनामिका से बोला, स्वीटहार्ट वेट ए मिनट, आई विल कम सून। अनामिका भोला सा चेहरा बनाते हुए अंश से बोली, अंश प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। अंश अनामिका के चेहरे पर झुक गया और उसके होठों पर युद्ध करते हुए बोला, स्वीटहार्ट अभी तुम्हारी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई और मैं कोई चीज़ अधूरी नहीं रखता। अनामिका का चेहरा एकदम से उतर गया। तभी अंश उससे अलग होते बोला, वेल स्वीटहार्ट टुडे योर पनिशमेंट विल बी ओवर। ये सुनकर अनामिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो अंश से बोली, पक्का ना? और तुम उसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दोगे। बोलकर अनामिका ने अपना एक हाथ अंश के आगे कर दिया। अंश ने पहले उसके चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ को, और अपनी एक उंगली से उसके माथे को पीछे करते हुए बिना एक्सप्रेशन के बोला, स्वीटहार्ट ये तो तुम पर डिपेंड करता है। अगर गलती करोगी तो पनिशमेंट तो मिलेगी ज़रूर, और ज़रूर ही मिलेगी। बोलकर अंश बोर्ड से बाहर निकल गया और बाहर खड़े बूढ़े गार्ड को सख्त वार्निंग देकर विला के लिए निकल गया। वहीं विला में अविनाश जी गुस्से में चिल्ला रहे थे, इस लड़के को अपनी बीवी के अलावा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। जो भी है सब कुछ इसकी बीवी है, और जैसे हम लोग तो इसकी फैमिली है ही नहीं। तभी उन सभी के पीछे से आवाज़ आई, सही कहा मिस्टर अविनाश राठौर। कहते हुए अंश स्टाइल में अपने एक हाथ को पॉकेट में डाले अंदर आया। अविनाश ने गुस्से से अंश को घूरा और अपनी स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोले, अंश मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। अंश स्माइल करते बोला, नहीं मिस्टर अविनाश राठौर, आप मेरे बाप नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे बाप होते तो बाप होने की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, ना कि अपना मुंह छुपाकर भाग जाते। अंश की बात सुनकर अविनाश गुस्से में तिलमिला गए और चिल्लाकर बोले। अंश भी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, चिल्लाने सच्चाई नहीं बदल जाएगी मिस्टर अविनाश राठौर, तो बेहतर होगा आप चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अविनाश गुस्से में निर्मला की तरफ देखते हुए उनसे बोले, देख रही हैं माँ, आप अपने पोते को अपने बाप से कैसी ऊंची आवाज़ में बात करा है। निर्मला जी कुछ बोलती, अंश उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, आप मेरे बाप नहीं तो आप अपना बाप पुराण अलपलम बंद कीजिए। तभी मीरा अविनाश की साइड लेते हुए बोली, अंश ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? मीरा की बात सुनकर अंश ने गुस्से में अपनी जलती निगाहों से उन्हें देखा और अपनी पॉकेट में रखी गन को निकालकर उन पर पॉइंट कर दिया। ये देखकर मीरा के हाथ पैर कांपने लगे और साथ ही वो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे डर से कांपने लगे। अंश तेज आवाज़ में चिल्लाकर मीरा से बोला, मिसेस मीरा राठौर
क्वेश्चन ना अपने पति से करिए, मुझसे नहीं, समझी? बोलकर उसने सबकी तरफ देखा और आराम से जाकर सोफे पर बैठकर अपने हाथ में पकड़ी गन से अपनी आईब्रो खुजलाते हुए बोला, और रही बात ईशानी की तो भूल जाइए कि अब वो कभी भी वापस आएगी। अंश के मुंह से ईशानी का नाम सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अवंतिका रोते हुए उससे बोली, अंश क्या क्या तुमने ईशानी के साथ? अंश मुस्कुराते हुए उन सभी की तरफ देखते बोला, वही जो अंश राठौर अपने दुश्मनों का हाल करता है। बोलकर अंश सोफे से उठकर बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकल गया और अवंतिका रोते हुए जमीन पर बैठ गई। सभी लोग अंश के कहने का मतलब अच्छे से समझ गए थे। अविनाश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, ये लड़का पागल हो गया है, दुश्मनों का तो सही, ये अब अपनी बहन को ही सजा देगा। अविनाश की बात सुनकर प्रदीप अपने चश्मे को सही करते हुए बोले, भाई साहब ये तो आप भी जानते हैं अंश ऐसे किसी को सजा नहीं देता, ईशानी ने ज़रूर कुछ बड़ा किया होगा। प्रदीप की बात सुनकर अवंतिका अपने आंसू पूंछते प्रदीप से बोली, मानती हूँ ईशानी ने कुछ बड़ा किया होगा, लेकिन जो भी हो ईशानी हमारी बेटी है और हमें अंश से बात करनी होगी। बोलकर अवंतिका जी अविनाश जी के पास आई बोली, भाई साहब अब आप भी कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अविनाश ने प्रदीप को अवंतिका को संभालने का इशारा किया और गुस्से में बाहर जाने लगे। अभी निर्मला जी ने उन्हें रोका, लेकिन अविनाश जी उन्हें इग्नोर करके बाहर निकल गए। निर्मला अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि ये बात तो सबको पता है, जहाँ पर अंश और अविनाश बाप बेटे होते हैं वहाँ का माहौल काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे से कम नहीं थे, यानी कि अगर एक आग था तो दूसरा ज्वालामुखी। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी जैसे ही हॉस्पिटल से एंटर हुई, उसकी गाड़ी के सामने बहुत सारी ब्लैक कलर की गाड़ी आकर खड़ी हो गई और उन्हीं गाड़ी में से एक फुल एटीट्यूड में उनके बॉडीगार्ड अविनाश भी बाहर आ गए थे उनके साथ, और उनके बॉडीगार्ड ने जल्दी से पूरे हॉस्पिटल को कवर कर लिया ताकि अंश हॉस्पिटल के अंदर ना जा सके। ये देखकर भी अंश के चेहरे के कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। अंश बड़ी स्टाइल से गाड़ी से निकला और गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर बैठ गया और अविनाश की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराता हुआ बोला, आपको क्या लगता है ये सब करके आप अंश राठौर को डरा सकते हैं? तो ये बच्चों तरह की हरकतें करना बंद कर दीजिए अब आप। अविनाश भी पूरे कॉन्फिडेंस होकर अंश से बोले, बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, अब बताओ ईशानी कहाँ है? मुझे बस ईशानी का पता बता दो और फिर आराम से जाओ अपनी बीवी के पास। अंश बोनेट से नीचे उतरा और पीछे पैंट की पॉकेट से अपनी गन निकाल कर उसने अविनाश की तरफ पॉइंट कर दी और तिरछा मुस्कुराते बोला, मिस्टर राठौर, अगर मरने की इतनी ही इच्छा है तो मुझे तुम्हें मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलकर अंश टिकट दबाने लगा। ये देखकर अविनाश के माथे पर डर से पसीना छलक आया और वो हकलाते हुए अंश से बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अंश बोरियत भरे लहजे में गन को उसके माथे से उनके मुंह तक लाते बोला, इनफ इज इनफ, अब तुम्हारा खेल खत्म। बोलकर अंश जैसे ट्रिगर दबाने वाला हुआ तभी अविनाश जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए उससे बोलो, प्लीज़ बेटा, मैं तो तुम्हारा पापा हूँ ना, तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो? अंश अपनी गन को उनसे दूर करते हुए बोला, अगर आप चाहते हैं मैं आपका खेल ख़त्म ना करूं तो अभी अपनी पलटन लेकर यहाँ से भाग जाइए और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बोलकर अंश एटीट्यूड में हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वहीं अविनाश जी जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को लेकर वहां से चले गए। अंश अनामिका के वार्ड के बाहर आया तो वहां खड़े बॉडीगार्ड के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वो अंश से कुछ बोलने वाले हुए तभी अंश वार्ड के अंदर चला गया। अंश अभी अनामिका को ढूंढ ही रहा था तभी उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। अंश ने जैसे ही कॉल पिक की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया अंश राठौर, लेकिन अब मेरी बहन हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। बोलकर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया और अंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी और मेरी स्वीटहार्ट के बीच कोई नहीं आ सकता और जो भी आने की कोशिश करेगा वो जान से जाएगा। अंश गुस्से में वार्ड से बाहर आया और गुस्से में बाहर खड़े
अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाते बोला, अंश राठौर के काम में लापरवाही करने का नतीजा जानते हो ना? फिर तुमने हिम्मत कैसे की लापरवाही करने की? अंश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर बॉडीगार्ड डर से कांपने लगे और एक बॉडीगार्ड हिम्मत करके अंश से बोला, बॉस, मैडम अपनी मर्जी से गई हैं। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुकी। बोलकर बॉडीगार्ड ने अपना सर झुका लिया। अंश अपने मन में बोला, स्वीटहार्ट, बहुत छूट मिल गई है तुम्हें, बहुत फ़ायदा उठा लिया तुमने मेरे प्यार का, लेकिन अब तुम अंश राठौर का जुनून देखोगी। बोलकर अंश ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और कुछ बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और गुस्से में वहाँ से चला गया। वहीं अनामिका हॉस्पिटल के बेड पर एक औरत के पास स्टूल पर बैठी हुई थी और वो औरत बेड पर लेटी हुई अनामिका को बड़े प्यार से देख रही थी और वहीं उस औरत के साथ उसका बेटा हर्षित खड़ा अनामिका को देख रहा था और सोच रहा था कि दो लड़कियां बिल्कुल एक जैसी कैसे हो सकती हैं। तभी उन सभी के कानों में अनामिका की आवाज़ पड़ी जो बोल रही थी, आंटी अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ और अगर मेरे पति को पता चला कि मैं हॉस्पिटल में घूमते हुए फिर रही हूँ तो बहुत गुस्सा करेंगे। बोलकर अनामिका स्टूल से उठने लगी। तभी हर्षित हल्का मुस्कुराते हुए उससे बोला, चले जाना, और कौन सा तुम बाहर हो, हॉस्पिटल में ही तो हो और मॉम को भी तो तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ। अनामिका ने गीता जी की तरफ देखा जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। अनामिका मन ही नहीं हुआ उन्हें मना करने का और वो बोली, ओके आंटी। बोलकर अनामिका वहीं बैठ गई, लेकिन उसके मन में डर था कि अगर वो अंश को नहीं मिली तो पता नहीं अंश क्या करेगा। वहीं हर्षित अपने मन में बोल रहा था, आई एम सॉरी छुटकी, तू इतने सालों बाद तो हमें मिली है और मैं इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दे सकता। कहते हुए हर्षित की आंखें नम हो गई। तभी एक जोरदार आवाज के साथ वोड का दरवाजा खुला और सभी लोग एकदम से चौंक गए। सामने डोर की तरफ देखा तो गुस्से में अंश राठौर खड़ा था। वहीं अबीर जब अपने रूम में आया तो देखा मिस्टी कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। ये देखकर अबीर चौंक गया और जल्दी से मिस्टी के पास आकर बोला, मिस्टी ये सब क्या कर रही हो? मिस्टी गुस्से में अबीर को घूरते हुए बोली, अपने घर जा रही हूँ। मिस्टी की बात सुनकर अबीर एकदम से चौंक पड़ा और गुस्से में बोला, वॉट? लेकिन हुआ क्या? मिस्टी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा मन भर गया है मुझसे, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। बोलकर मिस्टी ने अपना लगेज उठाया और वहाँ से जाने लगी। तभी अबीर ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टी ने गुस्से में उसे देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो अबीर। अबीर गुस्से में मिस्टी की आंखों में देखते हुए बोला, जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुम्हें क्या हुआ है मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मिस्टी गुस्से में अबीर पर चिल्लाते बोली, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ। बोलकर मिस्टी ने अपना मुंह फेर लिया। अबीर ने मिस्टी का हाथ छोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ मिस्टी, नाराज़ हो मुझसे? मैंने तुम्हें बाहर जो डांटा इसलिए? मिस्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अबीर का गुस्सा बढ़ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठे जिसके बाद में उसे पछताना पड़े। इसलिए जितना हो सके वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टी की चुप्पी उसके गुस्से को और भड़का रही थी। मिस्टी ने गुस्से में अबीर के हाथों को झटक दिया, जिससे अबीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर गिरा दिया। वहीं अंश को अपने सामने देखकर अनामिका जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अंश से बोली, अंश तुम यहाँ? लेकिन अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अनामिका पर थीं। अंश अनामिका के पास आने लगा। वहीं हर्षित गुस्से में अंश को देख रहा था। अंश हर्षित के पास आकर रुका और धीरे से अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, दोबारा मेरे स्वीटहार्ट से मिलने की भी कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दूंगा, अंडरस्टैंड? हर्षित भी कहाँ कम था। वो अनामिका को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए अंश से बोला, जैसे अपनी बहन को ढूंढ लिया वैसे ही एक दिन मेरी बहन हमेशा के लिए मेरे पास होगी।
अंश के चेहरे पर स्माइल आ गई, एविल स्माइल आ गई थी और वो अनामिका की तरफ देखते हुए बोला, बहन किसी की भी हो, बेबी मेरी है और मेरी स्वीट हार्ट। हर्षित कुछ सोचते हुए बोला, अगर इतनी ही छुटकी को तुम पर भरोसा है तो उसे एक बार सच्चाई बताकर देखो। ये बताओ कि उसकी असली फैमिली हम लोग हैं, तब देखता हूँ छुटकी तुम पर कितना भरोसा करती है। अंश ने एक नज़र उसे गुस्से से देखा और अनामिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगा। गाड़ी में अंश ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइव कर रहा था और अनामिका उसके बगल में बैठी हुई उसके गुस्से से बड़े चेहरे को देख रही थी। अनामिका बोली, आई एम सॉरी अंश, मुझे तुम्हें बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मैं काफ़ी बोर हो रही थी, इसलिए बोर्ड के बाहर निकलकर घूम रही थी। तभी मुझे हर्षित भैया मिल गए और उन्होंने मुझे बताया कि आंटी बहुत बीमार हो गई हैं और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं। अनामिका भी बोल ही रही थी, तभी अंश ने गुस्से से उसे देखा और धीरे से बोला, स्वीट हार्ट, क्या मैंने तुमसे कोई एक्सक्यूज़ मांगा? अनामिका ने जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया और बोली, अंश लेकिन मैं। तभी अंश अपनी तेज आवाज़ में बोला, नो मोर वर्ड स्वीट हार्ट। बोल कर अंश सामने देखने लगा। उसके दिमाग में हर्षित की कई बातें घूम रही थीं। अगर इतनी छुटकी को तुम पर भरोसा है तो उसे एक बार सच्चाई बताकर देखो। ये बताओ कि उसकी फैमिली हम लोग हैं, तब देखता हूँ छुटकी तुम पर कितना यकीन करती है। अंश ने एक बार अपना चेहरा घुमाकर अनामिका को देखा जो अब खिड़की से बाहर देख रही थी। ये देखकर अंश के होठों पर एविल स्माइल आ गई। वहीं हर्षित गीता जी को दवाई देकर उनके वार्ड से बाहर आ गया और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके कुछ बोला और फ़ोन करके अपनी जेब में रखकर कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। विवान से बात करने के बाद हर्षित वापस अपने होटल से अपने घर लौट आया। हर्षित अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, जो आपने अनामिका सिंह की फ़ोटो भेजी हुई थी वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम एक और लड़की है, सहाना मित्तल। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है, कुछ ही दिनों पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई, यहाँ तक कि अब तो सहाना मित्तल का कोई वजूद ही नहीं बचा। उस आदमी की बात सुनकर हर्षित चौंक गया और बोला, व्हाट? लेकिन कोई रीज़न तो होगा। और जहाँ तक मैंने सहाना के बारे में सुना था वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और उन्हें अपने दम पर कंपनी को स्टार्ट किया था। आदमी थोड़ी घबराई आवाज़ में बोला, सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने पहले सहाना मित्तल के साथ काम किया था या जिन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी उन्हें रातों रात लंदन से गायब करवा दिया गया था और बहुत सारे मर्डर भी करवा दिए गए थे। लेकिन किसने किया किसी को नहीं पता। और दूसरी बात, जो आपने विवान सिंह की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था उनमें से एक और बात पता चली है। विवांश की एक नहीं बल्कि दो बहन हैं, एक रागनी और दूसरी शायद अनामिका, जिन्हें उन्होंने बचपन में अडॉप्ट किया था, लेकिन उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना पता चला है उनकी शादी अंडरवर्ल्ड किंग और बिजनेसमैन अंश राठौर से हुई है और उनके बारे में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि आज तक किसी ने भी उनको देखा नहीं है। हर्षित बोला, ओके, लेकिन अनामिका कोई फ़ोटो तो होगी, मतलब कभी ना कभी तो उसने अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करी होगी। आदमी बोला, नो सर, उनकी कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन आप एक तरीके से अनामिका के पास पहुंच सकते हैं। अर्षित कन्फ्यूजन से बोला, वो कौन सा तरीका है? आदमी मुस्कुराते हुए बोला, सर, मुझसे बेहतर वो तरीका आप जानते हैं। अचानक ही हर्षित के होठों पर स्माइल आ गई और वो बोला, अब मुझे मेरी बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। अब इतना तो क्लियर हो गया था कि अनामिका ही उसकी बहन है और अब सिर्फ उससे मिलना बाकी था और उसे सच बताना। अर्षित ने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो मुंबई में रहता था और उसे बोला, यार मेरा एक काम करोगे, मुझे कैसे भी करके अंश राठौर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसकी वाइफ अनामिका सिंह के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ से उसके दोस्त ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। अब हर्षित के पास एकमात्र रास्ता रागनी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने होटल से निकलकर रागनी के होटल में गया तो वो आगरे के साथ कहीं बाहर गई थी। कुछ घंटों बाद रागनी होटल में वापस आई और सीधा अपने रूम में वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई।
उसकी वॉशरूम जाते ही हर्षित धीरे से उसके कमरे में आया और जल्दी से उसकी कबर्ड खोलकर उसमें से कुछ ढूंढने लगा। और कुछ सेकंड बाद उसके हाथ एक फोटोग्राफ लगी जिसमें एक लड़का और उसके दोनों साइड एक एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़का कोई और नहीं बल्कि विवांश था और उन दोनों के आसपास जो लड़कियां खड़ी थीं वो कोई और नहीं रागनी और अनामिका थी। कुछ मिनट के लिए हर्षित शॉक्ड रह गया। अनामिका, रागनी बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। कोई भी उन्हें देखकर धोखा खा जाए। और अब हर्षित को समझ आ गया, जिसे वो अपनी बहन समझ रहा था वो असल में उसकी बहन नहीं बल्कि अनामिका उसकी बहन थी। क्योंकि जब उसने दोबारा रागनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल आई थी। और यहाँ तक कि उसकी बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स भी थी जिनमें वो अपनी फैमिली के साथ थी। लेकिन अनामिका के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही उसकी कोई बचपन की फोटोग्राफ्स थी। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उस फोटोग्राफ्स के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो कीबोर्ड बंद करके रूम से जाने लगा। तभी उसके कान में रागनी की आवाज़ पड़ी। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आवाज़ सुनकर हर्षित चौंक कर पीछे पलटा तो रागनी अपने दोनों हाथों को बांधे उसे हैरानी से देख रही थी। हर्षित ने जल्दी से वो फोटो अपने दूसरे हाथ में छुपा ली और जबरदस्ती मुस्कुराते बोला, कुछ नहीं, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। रागनी शक की निगाहों से हर्षित को देखते बोली, हाँ, अगर ऐसा था तो आप मुझे कॉल कर लेते। हर्षित ने कुछ मिनट सोचा और बोला, हाँ, मैंने सोचा था आपको कॉल करने का, लेकिन उस दिन जो भी हुआ उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको कॉल करने की। तो मैंने सोचा आपसे फेस टू फेस मिलकर बात कर लूँ। रागनी हल्का मुस्कुराई और टॉवल को पैर पर फेंकते हुए बोली, हाँ बोलिए, आपको कौन सी बात करनी है? बोलकर रागनी सोफे पर बैठ गई। हर्षित ने एक गहरी सांस ली और डायरेक्टली उससे पूछा, तुम्हारी बहन अनामिका के बारे में। हर्षित के मुंह से अनामिका नाम सुनकर रागनी बुरी तरह से चौंक गई और बोली, वॉट? लेकिन क्यों? आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हर्षित कुछ सोचते हुए बोला, वो क्या है ना, मैं अनामिका से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत सुना है मैंने उनके बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं अपनी बहन की तारीफ सुनकर रागिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, मेरी गुड़िया सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी। 2-3 साल की थी तब भाई लाए थे उसे घर। हर्षित ने रागिनी से पूछा, तो क्या अनामिका आपकी बहन नहीं? रागिनी जल्दी से बात बदलते बोली, नहीं, गुड़िया मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन, लेकिन आप उसे नहीं मिल सकते। हर्षित हैरानी से बोला, वो क्यों? रागिनी हर्षित का चेहरा देखते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसे लेकर काफ़ी पजेसिव हैं, यहाँ तक कि वो उसे रूम से भी नहीं निकलने देते। हर्षित को सोचकर मुस्कुराते बोला, ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप मुझे उनका एड्रेस बता सकती हैं? रागिनी बोली, ठीक है, जहाँ से आप मुझे पिक किया था वहीं रहती हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हर्षित बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, और उस दिन जो भी हुआ आई एम रियली सॉरी। बोलकर हर्षित वहाँ से निकल गया और जैसे ही उसने रूम से बाहर निकला उसके फ़ोन बजा। हर्षित ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से उसके पापा की आवाज़ आई, हर्षित बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ। हर्षित घबराते हुए बोला, ओके डैड, मैं बस अभी आ रहा हूँ। बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया और जल्दी से फ़्लाइट लेकर मुंबई के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसने रिसेप्शन पर जाकर उनके वार्ड के नंबर के बारे में पूछा और उनके वार्ड की तरफ जाने लगा। वो भागते हुए वार्ड की तरफ जा ही रहा था तभी सामने से आ रही एक लड़की से उसकी टक्कर लग गई। हर्षित जल्दी से सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने पीछे पलटकर देखा तो वो लड़की एक नर्स से बात कर रही थी और वो नर्स उसे बार बार मना कर रही थी, आई एम सॉरी मैम, लेकिन सर ने आपको कहीं भी जाने से मना किया है। बोलकर वो नर्स वहाँ से चली गई और उस लड़की का चेहरा उतर गया और वो अपने बोर्ड की तरफ जाने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो लड़की चौंकर पीछे पलटी तो सामने वाला लड़का उसे देखकर शॉक्ड हो गया। हर्षित, तुम अनामिका सिंह हो ना?
अनामिका कन्फ्यूजन से उसे देखते ही बोली, हाँ लेकिन आप कौन और मुझे कैसे जानते हो? हर्षित को सोचते हुए जल्दी से बोला, मैंने मेरी मोम आपको जानती हैं और वो आपसे मिलना भी चाहती हैं। वो अभी यहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनामिका फीका मुस्कुराते बोली, कुछ नहीं। वैसे क्या आप गीता आंटी के लड़के हो? हर्षित मुस्कुराते बोला, हाँ, और आपकी गीता आंटी जब से आपसे पहली बार मिली हैं तब से आपके बारे में ही बातें करती रहती हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि आप उनसे मिलने आए तो सोचिए उन्हें कितना अच्छा लगेगा। हर्षित की बात सुनकर अनामिका हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसे मना करते बोली, आई एम सॉरी बट मैं आपके साथ नहीं चल सकती। बोलकर अनामिका ने जैसे ही आगे अपना कदम बढ़ाया तभी हर्षित का फ़ोन रिंग हुआ और दूसरी तरफ से उसके पापा की आवाज़ आई, हर्षित बेटा कहाँ हो तुम, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? हर्षित जानबूझकर घबराई आवाज़ में बोला, क्या मैं अभी आ रहा हूँ? अनामिका का दिल नहीं माना और उसने उससे पूछ लिया, क्या हुआ, किसका फ़ोन था, आंटी ठीक तो है ना? हर्षित जानबूझकर अनामिका को परेशान करते बोला, नहीं मॉम की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या अब भी तुम उन्हें देखना नहीं चाहोगी? हर्षित की बात सुनकर अनामिका को अंश की बातें और उसका गुस्सा याद आ गया, लेकिन पता नहीं वो इस बार हर्षित को मना नहीं कर पाई और उसके साथ गीता जी के वार्ड में जाने लगी। और कुछ मिनट बाद जब वो गीता जी से के वार्ड से आई तो देखा गीता जी के हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और उनकी दोनों आंखें बंद थी। उन्हें से देखकर अनामिका की आंखें नम हो गई। अब उसे याद आया उस दिन जब गीता जी उससे पहली बार मिली थी तब भी वो उसे हॉस्पिटल में ही मिली थी। अनामिका खड़ी यही सब सोच रही थी तभी हर्षित गीता जी के पास आया और उनके माथे पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए बोला, मॉम देखिए कौन आपसे मिलने आया है। हर्षित की बात सुनकर गीता जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपनी आंखों के सामने अनामिका को देखकर पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनकी आंखें नम हो गई। अनामिका उन्हें ऐसे देखकर उनके पास आई और बोली, आंटी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? गीता जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, तुम आई हो ना, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बोलकर उन्होंने दूसरे हाथ से अनामिका का हाथ पकड़ लिया। पता नहीं कैसी अटैचमेंट थी, अनामिका भी उनसे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई और वहीं स्टूल पर बैठ गई। फ्लैशबैक एंड। हर्षित गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, बहुत हो गया, अब मुझे मेरी बहन को सच्चाई बताने से कोई नहीं रोक सकता। बोलकर हर्षित ने किसी को कॉल किया और गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वहीं कुछ घंटों बाद अंश अनामिका को हॉस्पिटल से लेकर सीधे अपने रूम में आया और उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और उसके गुस्से को देखकर अनामिका को थोड़ा डर लग रहा था। अंश वॉशरूम में चला गया और अनामिका वहीं बेड पर बैठ गई। तभी अंश का फ़ोन रिंग हुआ। अनामिका ने पहले सोचा कि वो उसका फ़ोन ना उठाए, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे विवांश नाम को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर पिक कर लिया। अनामिका कुछ बोल पाती, दूसरी तरफ विवांश की आवाज़ आई, अंश अगर मेरी बात मानो तो गुड़िया को कुछ टाइम के लिए यहाँ से लेकर दूर चले जाओ। हर्षित को उसके बारे में पता चल गया है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो गुड़िया है, और तुम तो गुड़िया की कंडीशन जानते हो, वो ये सच कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और डॉक्टर ने उसे भी कोई भी स्ट्रेस देने से मना किया है। अंश तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी अनामिका बोली, कैसा सच भाई? अंश की जगह अनामिका की आवाज़ सुनकर विवांश बुरी तरह शॉक्ड हो गया। उसने तो अंश को कॉल लगाया था, फिर अनामिका कैसे बोल रही है? वह भी यही सोच रहा था। तभी फिर से उसे कानों में अनामिका की आवाज़ पड़ी, भाई कैसा सच जो मुझे नहीं पता और अंश को पता है? विवांश जल्दी से बात बदलते हुए बोला, कुछ नहीं गुड़िया, मैं तो बस ऐसे ही, मैं तुझसे बाद में कॉल करता हूँ। बोलकर विवांश ने फ़ोन कट कर दिया। अनामिका भी फ़ोन को कान से लगाए खड़ी थी। तभी बाथरूम से फ्रेश होकर अंश रूम में आया। उसने अनामिका को ऐसे देखा तो उसे कुछ पूछने वाला ही हुआ, लेकिन तभी उसकी नज़र अनामिका के हाथ पर पकड़े अपने फ़ोन पर गई। यह देखकर अंश ने जल्दी से अपना फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया और रूम से बाहर जाने लगा। तभी उसके कानों में अनामिका की आवाज़ पड़ी, भाई का फ़ोन था, वो किसी सच की बात कर रहे थे। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो भाई ने तुम्हें बताया और मुझे नहीं? चलते चलते अंश के कदम रुक गए। जब उसने अनामिका की बात सुनी तभी उसका फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। अंश ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया जिसे सुनकर अंश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो बोला, वेट मैं अभी आ रहा हूँ। बोलकर अंश रूम से बाहर निकल गया और वहीं अनामिका उसे जाते ही देखती रह गई।
अंश नीचे हॉल में आया तो देखा वहाँ सब लोग मौजूद थे। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ गई जो गुस्से से उसे देख रहा था। अभी अंश के वो पास आया और धीरे से बोला। अंश ने आंखों में उसे शांत रहने का इशारा किया और एक नज़र सभी को देखकर हर्षित से बोला, तो अब तुम यहाँ भी आ गए। हर्षित एटीट्यूड से मुस्कुराते बोला, वो क्या अंश राठौर, तुम तो मेरी बहन को सच्चाई बताओगे नहीं, तो मैंने सोचा मैं उसे सच्चाई बता दूँ और यहाँ से लेकर चला जाऊँ। अंश हल्के से मुस्कुराया और फिर गुस्से में हर्षित को घूरते बोला, स्वीट हार्ट को सच बताकर क्या कर लोगे? वो मेरी वाइफ है, रहना तो उसे अब मेरे पास ही है। हर्षित उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते बोला, वो तो बात की बात है। बोलकर हर्षित कुछ सेकंड रुका और फिर से बोला, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपा लो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। सोचो, जब उसे पता चलेगा उसके पति और उसके प्यारे झूठ भाई ने उससे कितना झूठ बोला है तो उसे कैसा लगेगा।